करते हैं इस चैप्टर को, लाइट। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस जगह से कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है लाइट का डेफिनेशन। कैसे लाइट डिफाइन किया जाता है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। कैसे डिफाइन किया गया है लाइट को? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। मतलब लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का और भी बहुत सारे रूप होते हैं, है कि नहीं? एनर्जी का और कौन कौन सा फॉर्म है? हीट है, राइट? हीट फॉर्म है एनर्जी का। तो ऊर्जा के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं? इतने सारे फॉर्म। तो इतने सारे एनर्जी के फॉर्म हैं, तो ये सारे अलग अलग चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में कौन से फॉर्म को पढ़ना है? तो लाइट एनर्जी वाले फॉर्म को पढ़ना है, ठीक है? तो लाइट का ये एनर्जी, हम लोग को लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। इस एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग को जो लाइट एनर्जी का मेजर सोर्स है अर्थ पे, वो क्या है? सन। सन से ही मेजर पोर्शन ऑफ लाइट आता है। लेकिन हम लोग बल्ब और ट्यूबलाइट और कैंडल, ये सब से भी लाइट प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें ये कैंडल और ये बल्ब, ये सब चीज़ों से भी लाइट मिलता है। अब लाइट, जो खुद लाइट के सोर्स होते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे स्टार, सन, ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो खुद लाइट निकालते हैं अपने अंदर से। बल्ब क्या लुमिनस है क्या? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मून ल्यूमिनस नहीं है, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सनलाइट के कारण चमकता है या दिखाई देता है। तो जो ऑब्जेक्ट खुद अपने अंदर से लाइट इमिट करते हैं, उन्हें कैसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये बल्ब और ये कैंडल क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? यस, बिल्कुल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब हम लाइट सेकेंड है। फर्स्ट क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसमें से लाइट भी एक फॉर्म है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वेव होता है? ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से बनता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इन्वॉल्व होते हैं। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से वेव होते हैं? वे वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या जिस वेव पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़े, उसको कौन सा वेव बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सन से जो लाइट आता है, उसमें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इनफैक्ट कोई भी बॉडी जो जिस जो कुछ टेम्परेचर पे है, कोई भी बॉडी जो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे है, वो अपने में से कुछ वेव रेडिएट करता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से वेव है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रे, एक्स रे, ये सारे वेव, रेडियो वेव, सबको कंबाइनली एक साथ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। उसी में विजिबल लाइट भी आता है। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच वेवलेंथ वाला लाइट को हम लोग बोलते हैं कि ये विजिबल लाइट है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होते हैं? तो चार्ज के ओसिलेशन से या एक्सेलरेशन से जनरेट होते हैं। जहाँ भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, वहाँ पे ये वेव जनरेट होते हैं। तो हर एक बॉडी में जो जीरो केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे है, वो रेडिएट करता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है। तो आइए इसे एनिमेशन से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह पे ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। कौन सा ये ऑर्डर है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। जैसे सबसे कम वेवलेंथ किसका है? गामा रे का है सबसे कम वेवलेंथ। उसके बाद उससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्सरे का है वेवलेंथ, है ना?
उसके बाद अल्ट्रावायलेट का है। तो ये डायग्राम में देखिए, पहले ये क्लोज है एकदम ऐसे से पास पास, और बाद में ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस तक होते जा रहा है। यानी वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ। मतलब ये पिक वैल्यू जो दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बहुत कम है कि नहीं? तो ये स्टार्टिंग में जो वेवलेंथ है वो कितना कम है? एकदम पास पास, ये सब पिक्स जो है ये पास पास है, वैलीज भी पास पास है। लेकिन बाद में ये पिक्स वैलीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है पिक्स वैलीज के लिए। उसके बाद में और ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है ना? तो इधर और देखिए, इधर और ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से फिर अगला यहाँ पे पिक होगा। तो ज़्यादा गैप होते जा रहा है ना, तो वेवलेंथ इंक्रीज करता जा रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा किसका होता है? विजुअल का वेवलेंथ होता है। विजुअल से ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, और सबसे अधिक वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। जो अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो राइट टू लेफ्ट आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वेवलेंथ कैसे बढ़ रही है? लेफ्ट से राइट जाने पे। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है? राइट से लेफ्ट आने पे। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब हमें इसमें से सिर्फ इस विजिबल पे फोकस करना है। विजिबल लाइट से रिलेटेड फेनोमेना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आया ना कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे साउंड वेव को मीडियम चाहिए। अगर एक रूम में वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और हम आप बातें करेंगे और लाइट भी ऑन है, तो दूसरों को ये साउंड सुनाई देगा कि लाइट दिखाई देगा, कि दोनों ही नहीं होगा? क्या होगा बताइए? अगर वैक्यूम कर दें तो अगर हम बात करेंगे तो आप सामने रहेंगे, आपको सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन वैक्यूम में अगर लाइट स्विच ऑन करें, बल्ब को बल्ब कनेक्ट करके और स्विच ऑन करें, तो रोशनी तो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। सोचिए जरा, सन से और अर्थ तक लाइट आ रहा है, लेकिन वहाँ सन से अर्थ तक कंटिन्यूअस तो एटमॉस्फेयर नहीं है, फ्री स्पेस भी बीच में है। तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है लाइट, है ना? लेकिन साउंड नहीं ट्रेवल कर पाता है, साउंड को मीडियम चाहिए। तो लाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और which does not require material medium. Light does not require material medium to travel. समझ में आया ये? सेकेंड क्या प्रॉपर्टी है लाइट का? लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास तीन कार्डबोर्ड है यहाँ पे, ए, बी और सी। ये ए है, ये बी और ये सी कार्डबोर्ड है। और इस तीनों कार्डबोर्ड को हम एक सिद्ध में रखे हैं, हॉरिजॉन्टली। अब इसके सामने अगर हम देखते हैं एक कार्डबोर्ड से, तो एकदम सामने ये होल है। सामने होल है तो यहाँ कैंडल रखने पे एक साइड में इस कैंडल से सीधा लाइन ऐसे ऐसे आ रहा होगा, तब मुझे वो दिखाई देगा। अगर ये एक सिद्ध में नहीं होगा तो क्या होगा? अब हम लोग बीच वाले कैंडल जो है उसको डिस्प्लेस करते हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर देखिए चला गया। अब ये होल के सामने जब ये आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? कार्डबोर्ड आ जाएगा। तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। इससे क्या प्रूव हो रहा है? कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो घूम कर आप तक नहीं आ रहा है। वो तभी तक दिखाई दे रहा है जब तक ये सीधा लाइन में, तीनों कार्डबोर्ड एक सीधे लाइन में। तो देखा आपने, ये कैंडल मुझे तभी तक दिखाई दिया जब तक ये तीनों कार्डबोर्ड का होल एक दूसरे के सामने ऐसे था। इसका मतलब ये बता रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि इस कार्डबोर्ड को ऊपर ले जाने से अगर लाइट मूव करता, टेढ़ा ट्रेवल करता, तो इधर से घूम कर आ जाता आप तक। लेकिन वो घूम कर तो आ नहीं रहा है, वो सीधा ही चल रहा है। तो देखा आपने कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। लाइट की अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है लाइट हैज डुअल नेचर। Light has dual nature, means light behave like a particle as well as a wave. तो जब लाइट ट्रेवल कर रहा होता है
तो वो वेव जैसा बिहेव करता है। और जब वो किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, कांटेक्ट में आता है किसी पार्टिकल के, तो वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो लाइट में डुअल नेचर होता है इसका। और क्या प्रॉपर्टी है लाइट का? लाइट कास्ट शेडो। लाइट शेडो भी बनाता है। तो लाइट शेडो भी बनाता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप वीडियो में। मेरे हाथ पे देखिए, एक हाथ पे दूसरे उंगली को सामने रखेंगे, उसका भी शेडो बनेगा, राइट। तो उंगली का भी शेडो हाथ के ऊपर अगर बनाना है तो इस तरह से हाथ रखेंगे और सूर्य की रोशनी के सामने, तो जो सन का लाइट आ रहा है उसके सामने उंगली अगर पड़ गया आपका, तो वहाँ शेडो बनेगा। ये देखिए, इस उंगली का शेडो यहाँ पे बन रहा है ना। अब सिर्फ इस उंगली का ही नहीं, अगर एक ट्री आसपास ट्री भी है तो उसके नीचे आप देखेंगे तो उस ट्री के पास उसका शेडो बनता है कि नहीं। तो यहाँ एक ट्री है और देखिए उसके साइड में ऐसे आपने जरूर देखा होगा कि उसका शेडो बनता है। तो लाइट के रास्ते में अगर कोई आ जाता है तो उसके सामने लाइट नहीं जा पाता है और वहाँ शेडो दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, इस बॉटल को मैंने एक लैंप, टेबल लैंप मैंने लिया है और इस टेबल लैंप के सामने इस बॉटल को रखा। तो ये लाइट यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा उसके पाथ को। तो ऊपर का लाइट तो चला गया, तो यहाँ रोशनी आ जाएगी और इधर भी लाइट आ जाएगा, लेकिन इस बॉटल के सामने लाइट नहीं जा पाएगा, जिसके कारण इतने दूर तक बॉटल के शेप में शैडो दिखाई देगा। यानी वहाँ लाइट पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है। समझ गए क्या? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लाइट शैडो भी फॉर्म कर रहा है। और क्या लाइट की प्रॉपर्टी है? तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में या किसी अदर मीडियम में, केरोसिन में, वाटर में या ग्लास में लाइट ट्रेवल करेगा तो वो वहाँ पे स्लो हो जाएगा। वैसे ही जैसे आपको अगर हम ऐसे रोड पे दौड़ने के लिए बोलेंगे, एयर जहाँ पे है, तो वहाँ पे आप आसानी से दौड़ लेंगे, लेकिन पानी में दौड़ने के लिए बोलेंगे तो आपको मुश्किल होगा दौड़ना, यानी आप स्लो दौड़ेंगे। वैसे ही लाइट भी एयर में या वैक्यूम में फास्ट ट्रेवल करती है और वाटर में स्लो हो जाती है और ग्लास में तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ कहाँ का स्पीड है? ये वैक्यूम का ये स्पीड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट का, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब किसी सरफेस पे, वॉल पे या ये टेबल पे या मिरर पे, ये सब पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, फॉलोइंग में हैपन। क्या क्या हो सकता है अगर सरफेस पे लाइट टकराती है आकर? तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट वापस आपकी जहाँ से, जिधर से गई है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी लाइट, तो उसको बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हुआ। जैसे एयर से वाटर में लाइट चली गई तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और मिरर पे जो लाइट पड़ेगी वो टकरा कर वापस आ जाएगी तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। और एब्जॉर्प्शन कब बोलते हैं हम? जब वो मीडियम का मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। आपने देखा होगा कि जब आप लाइट को किसी ग्लास से पास करेंगे, लेजर लाइट को, तो पहले उसकी इंटेंसिटी यानी रोशनी ज़्यादा रहेगी और जब वो किसी मीडियम से बाहर निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी वो मीडियम उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे आप अपने हैंड में भी दे सकते हैं, इधर से टॉर्च लाइट मारेंगे मारेंगे इधर से, तो टॉर्च की रोशनी ज़्यादा रहेगी और इधर दूसरी साइड से निकलेगी तो वो कम रोशनी रहेगी, है ना। तो लाइट जिस मीडियम से पास करती है वो मीडियम उसे एब्जॉर्ब भी करता है, उसके कुछ पार्ट को। तो जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे आकर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तीनों फेनोमेना होता है। लेकिन जब कभी कभी ज़्यादा परसेंटेज में रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन मुझे देखने को ज़्यादा मिलता है। और जब रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है तो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी कम देखने को मिलता है और रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना डोमिनेट कर जाता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाइट का डेफिनेशन पढ़ा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी।
और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसमें से कोई भी 3 आपको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लिख देना है। जैसे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। सेकेंड लिख सकते हैं कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट कास्ट शैडो। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸। और नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट है रिफ्लेक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों फेनोमेना पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मिरर ही नहीं, ये वॉल पे भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मिरर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पहले सीख लेते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मिरर में क्यों मेरा खुद का इमेज दिखाई दे रहा है और वॉल पे या टेबल पे देखने पे नहीं दे रहा है। इसका कॉज क्या है? रेगुलर और इरेगुलर। तो आइए समझते हैं क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल ही होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए कि जैसे ये येलो कलर का लाइट इधर से ऐसे आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? तो ये ब्लू कलर का लाइट इधर से वापस जा रहा है, तो आने वाले सारे लाइट आपस में पैरेलल है ना? ये सारे लाइट 1 2 3 4 5 6 6 रेज है। क्या ये 6 रेज आपस में पैरेलल हैं जो इधर से आ रहे हैं? इंसिडेंट रे इन्हें बोलते हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या ये वापस से पैरेलल ही गए हैं? तो ये ब्लू वाला लाइन जो है ये सब भी देखिए आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये स्मूथ होता है सरफेस। स्मूथ सरफेस होने पे क्या होता है कि जो रे पैरेलल आ रहा है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही जा रहा है। लेकिन अगर ये रफ सरफेस होता, मतलब ऐसा कुछ इस टाइप का शेप होता, तो इधर से जो लाइट आएगा और एक यहाँ पे लाइट आ रहा है, इन दोनों रे के 1 और 2 के बारे में सोचिए। 1 और 2 इंसिडेंट रे है, ये 1 और ये 2 दोनों। तो 1 जो आया वो यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा जब, तो ऐसे जाएगा। जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे जाता है ना? जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे जाएगा वो। किसके साथ एंगल? नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री पे। तो इरेगुलर शेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल ये वाला ड्रॉ हो जा रहा है, ये नॉर्मल। और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे नॉर्मल इधर की तरफ नॉर्मल हो जा रहा है। तो लाइट तो इंसिडेंट जो हुआ वो पैरेलल ही होगा, मान लेते हैं ये लाइट आया पहला और दूसरा लाइट यहाँ पे आया ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल ही आए। ये इंसिडेंट रे 1 और इसको मैंने बोला इंसिडेंट रे 2, ये दोनों पैरेलल ही आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो आया उसका नॉर्मल के साथ कम एंगल बना, और सेकेंड वाला नॉर्मल के साथ इतना बड़ा एंगल बन गया, मान लीजिए 60 डिग्री बन गया। और फर्स्ट वाला कितना बनाया था? 30 डिग्री ही बनाया था, तो ये 30 डिग्री पे ही जाएगा। और सेकेंड वाला 60 डिग्री बनाया तो वो 60 डिग्री पे जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया? नॉन पैरेलल हो गया। तो फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, so in this way irregular reflection takes place, right? So regular reflection कब होगा, irregular कब होगा? तो regular reflection में लिखना है कि पैरेलल आने वाली रेज जब रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती हैं तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर आने वाली इंसिडेंट रे पैरेलल है और सरफेस से टकराने के बाद नॉन पैरेलल पैरेलल हो जाती है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सारी येलो रेज पैरेलल आई हैं, लेकिन ब्लू रेज है वो टकराने वाले पॉइंट पे कैसा नॉर्मल होगा उसके अनुसार नॉन पैरेलल हो गई है, क्योंकि ये सरफेस जो ब्लैक वाला है वो रफ सरफेस है, इरेगुलरिटीज है इसमें। तो येलो वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं? तो जैसे येलो लाइन यहाँ पे एक लाइन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे ये लाइन यहाँ पे आया, मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आया है
इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री इस सरफेस पे। तो 90 डिग्री वाले सरफेस पे जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे इधर जाने वाला उतने ही एंगल पे जाएगा। इस तरह के रूल को फॉलो किया जाता है। तो इरेगुलर सरफेस में कहीं पे 90 डिग्री इधर की तरफ बन जाएगा, कहीं पे 90 डिग्री इधर की तरफ बन जाएगा। और रेगुलर सरफेस रहेगा स्मूथ, तो 90 डिग्री भी पैरेलल होगा एकदम, ऐसे 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 सब 90 डिग्री आपस में पैरेलल होंगे। और इरेगुलर शेप होगा, जैसे इस सरफेस में देखिए, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बोलूँ तो आप ऊपर वर्टिकली ऊपर ड्रॉ कर देंगे, इधर 90 डिग्री बोलूँ तो आप इधर ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या दोनों 90 डिग्री सरफेस पे आपस में पैरेलल है क्या? दोनों नॉर्मल पैरेलल तो नहीं है। तो रेगुलर यानी स्मूथ सरफेस में सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जैसे प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पे कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो पहला नॉर्मल दूसरे नॉर्मल के पैरेलल होगा। इसीलिए इंसिडेंट रे आने वाला इंसिडेंट रे अगर दोनों पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगा। लेकिन इरेगुलर में हर एक पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, इसीलिए रिफ्लेक्ट करने वाले रे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और मुझे क्लियर इमेज दिखाई नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस? तो स्टूडेंट हर दिन आप जो मिरर देखते हैं बाल में कंघी करते समय, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर में। लेकिन वॉल में आप वॉल से भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लेकिन वॉल क्या है, रफ है इन कंपैरिजन टू मिरर, इसलिए वॉल में आपका इमेज नहीं दिखता है क्योंकि इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वॉल में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे।